नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम इलेक्ट्रीशियन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टेस्ट के रूप में सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऊर्जा निम्न रूप से संचित रहती है। तो ये बताना है कि जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें जो ऊर्जा रहती है वो किस रूप में संचित रहती है, डाइइलेक्ट्रोस्टैटिक के रूप में, या अप्रवाही धारा, रासायनिक ऊर्जा, या न्यूक्लियर ऊर्जा। तो हमेशा ध्यान रखें, सीसा अम्ल बैटरी में जो ऊर्जा संचित होती है वो एक रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएन संधि निम्न की भांति व्यवहार करती है, ट्रायोड, पेंटोड, ट्रायोड और डायोड। तो हमेशा ध्यान रखें, जो एक पीएन संधि निम्न के भांति व्यवहार करती है वो करती है एक डायोड की तरह। किसकी तरह व्यवहार करती है? एक पीएन संधि डायोड की तरह व्यवहार करती है। वह क्या करती है? फॉरवर्ड में तो क्या होता है, देखिए एक होता है फॉरवर्ड बाइस, एक होता है रिवर्स बाइस। इसमें क्या करती है, इसमें क्या होता है, करंट का फॉलो होता है, जबकि इसमें क्या होता है, करंट का फॉलो नहीं होता है। इसमें करंट का फॉलो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब इसे रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, अवश्य परत की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और जब फॉरवर्ड बायस में जब इसे जोड़ा जाता है तो जो संधि परत की जो मोटाई है वो घट जाती है, जिसके कारण धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डीसी श्रेणी मोटर में भार धारा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये बताना है कि डीसी श्रेणी मोटर में जब भार धारा यानी लोड करंट का मान क्या हो, वृद्धि हो, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, चाल में कमी होगी, चाल में वृद्धि होगी और अच्छी संचरण होगी, या पक्ष ईएमएफ की वृद्धि होगी। तो जब डीसी श्रेणी मोटर होती है तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर फील्ड होता है और यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ रहता है। ये ध्यान रखें, क्या रहता है, फील्ड रहता है और एक आर्मेचर लगा रहता है। तो जब इस पर क्या होता है, लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ने पर क्या करता है, ये करंट का क्या करता है, ज़्यादा लेता है। जब करंट ज़्यादा लेगी, जब इस फील्ड में से गुजरेगी तो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स का मान अधिक होगा। जब फील्ड फ्लक्स का मान अधिक होने पर क्या होता है, देखिए एन समानुपाती EV/5 से जब फील्ड का मान अधिक होगा तो जो चाल होगी वो क्या होगी, वह कम हो जाएगी। जो फील्ड फ्लक्स का जो मान है वह क्या होता है, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्या होगा, चाल में कमी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, चाल में कमी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूसंपर्क कर डिजाइन में प्रवणता नियंत्रण के लिए अपेक्षित कुल चालक की लंबाई की गणना कैसे की जाती है। तो ये बताना है कि जो भूसंपर्क में हम जब डिजाइन में जो नियंत्रण के लिए जो अपेक्षित कुल चालक की जो लंबाई लेते हैं उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। स्पर्श वोल्टता का सहनीय मान, सोपान वोल्टता का सहनीय मान, प्रतिरोध का सहनीय मान, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, इसके लिए जो लिया जाता है वह लिया जाता है स्पर्श वोल्टता का सहनीय मान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्न में किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में किसका प्रयोग किया जाता है बताना है, एसी आपूर्ति का, डीसी आपूर्ति का, अर्ध तरंग परिशोधित आपूर्ति का, या पूर्ण तरंग परिशोधित आपूर्ति का। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वह एसी आपूर्ति पर कार्य करता है। जब इसे डीसी आपूर्ति दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जल जाती है, क्योंकि उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है। इसके कारण क्या होती है, धारा अधिक होती है और वह जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार क्या हो जाता है, वह हीट उत्पन्न होकर क्या हो जाता है, जल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केपलैन टरबाइन होती है। जो केपलैन टरबाइनें होती हैं ये क्या करती है, टरबाइनें ये घुमाने का काम करती है। जो केपलैन जो टरबाइन है उसे बोला जाता है, ऑप्शन देखिए, अंत प्रवाह आवेग टरबाइन, बहिर्वाह अभिक्रिया टरबाइन, एक उच्च सीसा मिश्रित प्रवाह टरबाइन, या निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह टरबाइन। तो जो केपलैन जो टरबाइन होती है वो क्या होती है,
वह निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह टरबाइन होती है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। जो कैप्लन जो टरबाइन है वो क्या है, निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह टरबाइन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिप्रवस्था यानी थ्री फेज शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में शक्ति गुणक कितना है, 0.5 है, तब 1 वाट मीटर का पतन होगा। तो देखिए जब 2 वाट मीटर विधि से जब शक्ति गुणक का मान 0.5 है, तो 0.5 कब होगा, जब क्या होगा, एक जो वाट मीटर होगा उसका पतन तो होगा क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। जैसे P1 W1 का होगा जीरो, जबकि जो W2 होता है उसका जो मान होगा वो पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, ये ध्यान रखिए, 1 वाट मीटर जीरो दर्शा रहा है, दूसरा क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। तो जब शक्ति गुणक क्या होगा, 0.5 होगा। और यदि पावर फैक्टर इकाई है तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग दिखाएगा, दूसरा पॉजिटिव दिखाएगा। और ध्यान रखिए इकाई पावर फैक्टर पर 1 वाट मीटर क्या दिखाएगा, पॉजिटिव, तो दूसरा भी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए। और 0.86 क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो इसमें ध्यान रखिए 1 वाट मीटर दिखाएगा हाफ रीडिंग, 1 वाट मीटर दिखाएगा फुल रीडिंग। तो ये ध्यान रखिए। और 0.5 होगा पावर फैक्टर, उस पर जो दिखाएगा वो दिखाएगा एक जीरो और दूसरा दिखाएगा पॉजिटिव। और एक ध्यान रखिए कि पावर फैक्टर जीरो कब दिखाएगा, पावर फैक्टर जीरो तब दिखाएगा जब क्या होगा, 1 वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग दिखाएगा, जबकि दूसरा क्या दिखाएगा, पॉजिटिव रीडिंग दिखाए तब। तो ये ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी एक भौम इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड है भू प्रतिरोध मापने के लिए तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखिए। ग्राही इलेक्ट्रोड परीक्षण इलेक्ट्रोड के बहुत निकट होना चाहिए, ग्राही इलेक्ट्रोड को परीक्षण इलेक्ट्रोड को स्पर्श करना चाहिए, या ग्राही इलेक्ट्रोड परीक्षण इलेक्ट्रोड से बहुत दूर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जब किसी भौम यानी भूमि का जो इलेक्ट्रोड भू प्रतिरोध मापते हैं तब क्या होता है, जब ग्राही इलेक्ट्रोड परीक्षण इलेक्ट्रोड से क्या होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखें, जब हम जो भूमि या इलेक्ट्रोड भू प्रतिरोध मापते हैं तो ग्राही इलेक्ट्रोड परीक्षण क्या होता है, इलेक्ट्रोड से बहुत दूर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण अर्धतरंग परिशोधक परिपथ में अपेक्षित डायोडों की संख्या। तो ये बताना है जो अर्धतरंग परिशोधक होता है, जो अर्धतरंग जो दृष्टकारी होता है उस परिपथ में क्या होता है, कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं ये बताना है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो जो अर्धतरंग परिशोधक जो परिपथ होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिए 1 डायोड क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। और पूर्ण तरंग जो दृष्टकारी होता है उसमें 2 डायोड प्रयोग में किए जाते हैं। और जो पूर्ण तरंग ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें हमेशा ध्यान रखें 4 डायोडों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसआई इकाई में डीसी मोटर की बल आघूर्ण की इकाई बताइए। तो देखिए जो एसआई इकाई होती है डीसी मोटर के जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण होता है बल इंटू त्रिज्या। तो क्या होगा, वह अपने अक्ष के अनुदिश क्या करता है, बल लगता है, तो वो क्या होगा, वह एक क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। तो जो बल का मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और जो त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। तो जो न्यूटन मीटर होता है वह किसका मात्रक होता है, तो ये बताना है। जो कार्य का मात्रक जो होता है बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है बल इंटू विस्थापन को क्या बोला जाता है, कार्य। तो बल क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होगा, विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और बल आघूर्ण का मात्रक भी क्या होता है, जूल। तो ये ध्यान रखें। देखिए कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संधारित्र जिनका मान 12 माइक्रोफेरेड तथा 4 माइक्रोफेरेड है और श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इस मिश्रण की धारिता है। बताना है कि जब कैपेसिटर को हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो उसे सोल्व करते समय ध्यान रखें वह किस प्रकार सोल्व होता है। एक समांतर प्रतिरोध जुड़े हुए सर्किट के समान क्या होता है, ये सोल्व किया जाता है। तो देखिए इसका जो मान होगा, देखिए 1/12 प्लस 1/4, ये जब श्रेणी में जुड़ा हुआ हो तो हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। जब इसका एलसीएम 12 लेंगे, 1 प्लस जब 4 का भाग जब 12 में लगाएंगे तो कितना होगा, देखिए 12 में लगाएंगे कितना होगा 3, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, और 4/12 ये किसका मान होता है 1/c का। जब इसमें c का मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 12/4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। 3 क्या होगा माइक्रो में है, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। माइक्रोफेरेड क्या होगा 3 माइक्रोफेरेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में जो उदासीन धारा निम्न के समतुल्य होती है। तो ध्यान रखिए जो संतुलित 3 फेज आपूर्ति में क्या होता है, उदासीन में जो धारा होती है वह क्या होती है, शून्य होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य, क्योंकि जब 3 फेज सर्किट में क्या होता है संतुलित हो, जब क्या हो 3 फेज आपूर्ति क्या हो संतुलित हो, तो उस उदासीन में क्या होगा धारा का मान शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिकल स्टार संयोजन निम्न विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम है। जो ट्रिकल स्टार संयोजन होता है निम्न आपूर्ति, ट्रिकल का मतलब होता है ये डेल्टा है, ये क्या है डेल्टा स्टार जो संयोजन निम्न को विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम है। केवल एक फेज लोड को, केवल 3 फेज लोड को, एक फेज तथा 3 फेज दोनों को, और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो डेल्टा स्टार का जो प्रयोग किया जाता है वह हमारे वितरण ट्रांसफार्मरों में किया जाता है। तो ये एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ये सिंगल फेज और 3 फेज क्या होता है दोनों लोडों के लिए क्या होता है सक्षम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर निम्न के सिद्धांत पर काम करती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम और कॉर्क स्क्रू नियम। तो जो डीसी मोटर होती है वह निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, वह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एमीटर अथवा वोल्ट मीटर निम्न की श्रेणी में आते हैं। तो ये बताना है जो एमीटर है और वोल्ट मीटर है वह निम्न की श्रेणी में आते हैं। मानक उपकरण की श्रेणी में, समाकलन उपकरण की श्रेणी में, रिकॉर्डिंग उपकरण की में, या सूचक उपकरण की में। तो हमेशा ध्यान रखिए जो एमीटर और वोल्ट मीटर ये हमें इंडिकेट प्रकार के क्या होते हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। ये हमें सुई के द्वारा पैमाने पर क्या दिखाया जाता है, माप दिखाया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है सूचक उपकरण। क्या होगा सूचक उपकरण के रूप में एमीटर और वोल्ट मीटर श्रेणी में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विसर्जित करते समय सीसा और अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य का विशिष्ट घनत्व क्या होगा। जब हम डिस्चार्ज करते समय क्या होगा सीसा अम्ल बैटरी में क्या होगा विद्युत अपघट्य बढ़ जाता है, घट जाता है, वैसा ही रहता है या शून्य बन जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें क्या होगा बढ़ जाता है, और चार्जिंग के दौरान में क्या होता है घट जाता है। क्या होता है चार्जिंग के दौरान में क्या हो जाता है घट जाता है। तो क्या होगा अब डिस्चार्ज के दौरान में क्या होगा बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब संधारित्र को पूरी तरह आवेशित कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा का मान होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब संधारित्र को क्या होता है पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो वह धारा का मान क्या होगा शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है धारा का मान शून्य हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम्पियर क्या होता है, देखिए जो I बराबर होता है Q/T। इस प्रकार से हम एक होता है Q बराबर IT क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, आवेश प्रवाह की दर को बोला जाता है एम्पियर। तो
आवेश का मात्रक होगा कूलाम और समय का मात्रक होगा सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड इसका जो राइट आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेस्ला निम्न की इकाई है एमएमएफ की, फ्लक्स की, फ्लक्स घनत्व की, इनमें से कोई नहीं। जो टेस्ला होती है वह फ्लक्स घनत्व का क्या होगा, मात्रक होगा। जो एमएमएफ होता है मैग्नेटिक जो मोटिव फोर्स होता है उसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर टन। क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर टन होगा। तो ध्यान रखिए एम्पियर टन क्या होता है, एमएमएफ का मात्रक। और जो फ्लक्स का मात्रक होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वो होगा वेबर, वेबर होगा। और फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा टेस्ला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबक होते हैं विशाल चुंबक, लघु चुंबक, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो जो विद्युत चुंबक होती है वो हम बनाए जाते हैं विद्युत चुंबकीय। ये क्या होता है, नरम लोहे की कोर पर एक क्या कुंडल लपेट दी जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, एक विद्युत चुंबक का निर्माण हो जाता है और उसे बोला जाता है अस्थायी चुंबक। क्योंकि जब उनमें से विद्युत संपर्क से हटा दिया जाता है तो वह चुंबक गुण खो देती है और ध्यान रखें अस्थायी चुंबक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध प्रतिरोधी लोड के लिए शक्ति गुणक बताइए। यदि हम शुद्ध प्रतिरोधी जो प्रतिरोधी लोड है उसके लिए जो शक्ति गुणक होगा बताइए कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखें एकक होगा। जो प्योर रेजिस्टिव लोड पर जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, इकाई होता है। ध्यान रखें इकाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब मोटर विराम की स्थिति में होती है तब बैक ईएमएफ का मान होता है आपूर्ति वोल्टता के समान होगा, आपूर्ति वोल्टता से कम होगा, आपूर्ति वोल्टता से अधिक होगा या शून्य होगा। जब मोटर विराम की स्थिति में होती है तो बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, तो वह बैक ईएमएफ का मान शून्य होगा। एन समानुपाती EB/5। तो ये समानुपाती है एन समानुपाती EB। जब मोटर की जो चाल है जीरो है तो बैक ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शून्य। जब मोटर विराम की स्थिति में होती है तो बैक ईएमएफ का मान जो होगा वो होगा शून्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये बताना है कौन सी वाइंडिंग होगी जिसमें फेरों की संख्या कम होगी। LT वाइंडिंग, लो टेंशन वाइंडिंग, हाई टेंशन वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमेशा ध्यान रखें जो फेरों की संख्या जो कम होगी वो होगी LT वाइंडिंग में और जो फेरों की संख्या अधिक होगी वो होगी HT वाइंडिंग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कलीय प्रेरण मोटर में प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है। जो एकल कला जो प्रेरण मोटर होती है उसका जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, ऑप्शन देखिए, उच्च होता है, संयंत्र होता है, न्यून होता है, शून्य होता है। ये क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो एकल कला जो प्रेरण मोटर होती है उसका जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। देखिए क्या है, प्रारंभिक बल आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परीक्षण लैंपों को जब पृथ्वी और सक्रिय तारों के बीच जोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। जब हम परीक्षण लैंपों को क्या करते हैं, जब पृथ्वी और सक्रिय तारों के बीच में जोड़ते हैं तो वह क्या होगा, कम दीप्त होगा, तेज दीप्त होगा, दीप्त नहीं होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ये बताना है कि जब पृथ्वी और जो एक्टिव जो तार होते हैं हमारे के बीच में जोड़ा जाए तो क्या होगा, कम दीप्त होगा। क्या होगा, लैंप कम दीप्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 सेलों को निम्न में से प्रत्येक का EMF कितना है, 2 वोल्ट का है और श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो ये ध्यान रखिए जब हम क्या होंगे, सेलों को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए इसमें श्रेणी में कितने जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी में 2 वोल्ट के कितने हैं, 6 सेल हैं। तो जो टोटल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 12 वोल्ट। इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा 12 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। जब इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओम इंटू मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओम इंटू मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ में फ्यूज निम्न प्रायोजन से लगाया जाता है। तो ये बताना है कि जो विद्युत परिपथ में हम जब फ्यूज लगाते हैं तो उसका जो निम्न प्रायोजन क्या है, ये बताना है। परिपथ में बिजली की खपत कम करना, ये नहीं होता है। परिपथ में धारा सीमित करना, ये भी नहीं होता है। परिपथ में भार धारा को सुरक्षित करना, जब क्या होता है लोड करंट से क्या करता है, ये परिपथ को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। परिपथ में धारा को बढ़ाता नहीं है और परिपथ में धारा को सीमित नहीं करता है। परिपथ में जो धारा को सीमित करता है वह प्रतिरोध करता है। और परिपथ में जो बिजली की खपत कम करना है तो प्रतिरोध करेंगे। खपत कम करना है तो हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परिपथ में भार धारा से सुरक्षा करना। ये क्या किया जाता है, फ्यूज का प्रयोजन किया जाता है। एक तुल्यकालिक मशीन का प्रतिशत क्या होता है, जो विसर्पण होता है वो कितना होता है, ये बताना है। जो तुल्यकालिक जो मशीन होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तुल्यकालिक मशीन का जो प्रतिशत, जो विसर्पण, जो प्रतिशत स्लिप का मान होगा कितना होगा, 4 से 6%, 0%, 50% व 100%। तो हमेशा ध्यान रखिए, तुल्यकालिक जो मशीन का जो प्रतिशत जो विसर्पण होगा वो कितना होगा, 0% होगा। और जो रुकी हुई इंडक्शन मोटर का जो क्या होगा, इंडक्शन मोटर का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ये ध्यान रखिए, रुकी हुई मोटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 फेज पैनल मोटर में 2 आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है तो क्या होगा। तो ये बताना है कि 3 फेज जो मोटर है उनमें क्या होता है, 2 आपूर्ति के टर्मिनलों को बदल दिया जाए तो क्या होगा, मोटर की चाल शून्य हो जाएगी, मोटर की चाल बढ़ जाएगी, मोटर कम चाल पर उसी दिशा में चलेगी, मोटर उल्टी दिशा में घूमती रहेगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। मोटर क्या करेगी, मोटर उल्टी दिशा में घूमती रहेगी। जब हम उसके 2 फेज टर्मिनलों को बदल देते हैं तो क्या होगा, मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगेगी। तो इस प्रकार से देखिए, आर वाई और बी, इस प्रकार से ये क्रम होता है, आर वाई और बी इस प्रकार से। और एक क्रम होता है वाई बी और आर, एक क्रम होता है बी आर और वाई। ये एक क्या है, क्रम है। जब इसको हम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, उल्टी दिशा में क्या करेगा, ये घूमने लगेगी। 2 फेजों को आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा, ये मोटर घूमने की विपरीत दिशा में घूमेगी। ट्रांसफार्मर का शून्य लोड शक्ति गुणक सदैव होता है। तो ये बताना है, जब ट्रांसफार्मर का क्या होगा, जब शून्य लोड है, जो शून्य लोड शक्ति गुणक क्या होगा, तो एक इकाई होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा, शून्य होगा। तो जो ट्रांसफार्मर का जो शून्य लोड जो शक्ति गुणक होगा वो होगा पश्चगामी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चगामी, क्योंकि इसमें जो लोड रहता है वो वाइंडिंगों के कारण क्या होता है, सॉरी लोड नहीं, इसमें जो शून्य लोड पर क्या होगा, वाइंडिंगों का क्या होगा, वाइंडिंगों का ही लोड रहेगा। तो वह एक इंडक्टिव क्या करता है, पश्चगामी पावर फैक्टर का प्रकृति का रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉन में होता है नियत धन आवेश, ऋणात्मक आवेश, परिवर्तित धनात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा नेगेटिव आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये ध्यान रखें, इसका जो क्या मान होगा, ये ऋण आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन कोटि के अर्धचालक पर आवेश होता है, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का। जो पी टाइप में होते हैं अधिकतर संख्या में क्या पाए जाते हैं, बहुसंख्या में होल पाए जाते हैं। जो होल होते हैं पॉजिटिव होते हैं,
क्या होते हैं, होल पॉजिटिव होते हैं, और पाए जाते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एन नेगेटिव होते हैं। तो ये ध्यान रखें, जो एन कोटि की जो अर्धचालक पर आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। जब एन कोटि का अर्धचालक का निर्माण किस प्रकार से होता है, जब शुद्ध अर्धचालकों में हम पंच संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाती जाती है तो क्या होगा, एन कोटि के अर्धचालकों का निर्माण होगा। वो किस प्रकार के होंगे, वह ऋण आवेशित प्रकार के होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, देखिए जो ईबी होगा फाई जेड एन पी अपॉन 60A, ये किस पर निर्भर करता है, आर्मेचर चालकों की संख्या पर निर्भर करता है, आर्मेचर की चाल पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, उपरोक्त सभी पर। तो हमेशा ध्यान रखिए, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो निर्भर करता है आर्मेचर चालकों की संख्या पर करता है, मोटर की चाल पर करता है, चुंबक क्षेत्र की सामर्थ्य पर पड़ता है, और ये सभी पर ही करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोयल में प्रेरित ईएमएफ निर्भर करता है उसके फेरों की संख्या, उसके साथ फ्लक्स का बदलाव, सी फ्लक्स बदलने में लगा समय, या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उनके फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और फ्लक्स में जो बदलाव होता है उस पर भी निर्भर करता है, और फ्लक्स बदलने में जो समय लगता है उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब धारा 0.5 एम्पियर प्रति सेकंड की गति से बदल रही है तो हासित ईएमएफ 2 वोल्ट है। तो जो कोयल का जो स्वप्रेरकत्व होगा वो कितना होगा, देखिए L बराबर V, इसे बोला जाता है dt अपॉन DI। इससे हम क्या करेंगे, इसे डिनोट करेंगे, और जब V का मान निकाला जाता है तो L अपॉन DI अपॉन dt होगा। लेकिन जब हम क्या निकाल रहे हैं, कोयल का स्वप्रेरकत्व L निकाल रहे हैं तो क्या होगा, V इंटू dt अपॉन DI। तो देखिए वोल्टेज का मान कितना है, 2 वोल्ट, और जो dt अपॉन I, जो सेकंड का मान कितना है, एक सेकंड में कितना धारा परिवर्तित हो रहा है, 0.5 हो रही है। तो जब इसे हम 0.5 को 2 में जब 0.5 का हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए पॉइंट हटाने पर ये नीचे 10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 20, और जब इसे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। क्या होगा, 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयोजन के लिए ऊर्जा मीटर में टर्मिनल होते हैं। तो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें जो टर्मिनल होते हैं कितने होते हैं, संयोजन के लिए जो टर्मिनल होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे देखिए एक होगा M, एक होगा L, एक होगा C, एक होगा V। तो जो M और जो C होता है ये कंबाइंड होता है, एक टर्मिनल इधर से निकलता है, एक इधर से निकलता है, एक इधर से, और M और C जो टर्मिनल होते हैं इनसे क्या होता है, ये एक शॉर्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। तो संयोजन के लिए ऊर्जा मीटर में टर्मिनल कितने होते हैं, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मशीन का योग निम्न का बना होता है। तो डीसी मशीन का योग निम्न का बना होता है, एल्युमिनियम का, तांबे का, सिलिकॉन इस्पात का, या ढलवा इस्पात का। तो डीसी मशीन का जो योग बना हुआ होता है, बॉडी बनी हुई होती है ढलवे इस्पात की, तो ये ध्यान रखें। और जो आर्मेचर बना होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और ये क्या बनी हुई होती है, योग किसकी बनी हुई होती है, ढलवा इस्पात की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा। तो ये ध्यान रखें, निम्नलिखित में से जो सबसे कम जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, चांदी का होगा। विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो किसका होगा, चांदी का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन परिपथ का एक सक्रिय तत्व है? तो ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिपथ का एक सक्रिय तत्व है? धारा स्रोत, प्रतिरोध, प्रेरक तत्व व धारिता। तो जो एक्टिव जो तत्व होता है वो बताना है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा धारा स्रोत। जो लोड को क्या करता है, धारा प्रदान करता है, उसे बोला जाता है धारा स्रोत। तो धारा स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं जो उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण आते हैं, उसे बोला जाता है। देखिए, एक होगा एलडीआर होगा, एक एलडीआर होगा, एक होगा फोटो डायोड। क्या होगा? फोटो डायोड, एक फोटो डायोड होगा। और इसके बाद में एक होगा आईजीबीटी होगा। ये ध्यान रखिए, धारा स्रोत के क्या है ये? आईजीबीटी होगा। एक होगा बीजेटी होगा। क्या होगा? बीजेटी होगा। एक होगा ट्राइक। क्या होगा? एक होगा ट्राइक होगा। क्या होगा? ट्राइक। ये निम्न क्या होते हैं? ये एक धारा स्रोत होते हैं, करंट सोर्स इन्हें बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के क्या है, कंप्लीट हो गए हैं 40 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम जो अगला टेस्ट सीरीज है वो भी 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रखेंगे। तो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।